चैप्टर 10 आइसलैंडिक विद्वानों के साथ दिलचस्प बातचीत। रात का खाना तैयार था। प्रोफेसर लिडेनब्रोक ने अपना हिस्सा बड़े चाव से खाया, क्योंकि जहाज पर उनके अनिवार्य उपवास ने उनके पेट को एक विशाल अथाह खाई में बदल दिया था। भोजन में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था, लेकिन हमारे मेजबान की मेहमान नवाजी, जो आइसलैंडिक से ज्यादा डेनिश थी, ने मुझे पुराने नायकों की याद दिला दी। ये स्पष्ट था कि हम उससे ज्यादा घर जैसा महसूस कर रहे थे। बातचीत स्थानीय भाषा में हुई, जिसे मेरे चाचा ने जर्मन और एम. फ्रेडरिक्सन ने मेरे लाभ के लिए लैटिन में मिलाया। बातचीत दार्शनिकों के अनुरूप वैज्ञानिक प्रश्नों पर केंद्रित थी, लेकिन प्रोफेसर लिडेनब्रोक बहुत ही संयमित थे और हर वाक्य पर अपनी आंखों से मुझसे बात करते हुए हमारी योजनाओं पर सबसे पूर्ण मौन रहने का आदेश देते थे। सबसे पहले एम. फ्रेडरिक्सन ये जानना चाहते थे कि मेरे चाचा को पुस्तकालय में क्या सफलता मिली थी। आपकी लाइब्रेरी, वहाँ लगभग खाली पड़ी अलमारियों में कुछ फटी हुई किताबों के अलावा कुछ नहीं है। वास्तव में, एम. फ्रेडरिक्सन ने उत्तर दिया, हमारे पास 8000 खंड हैं, जिनमें से कई मूल्यवान और दुर्लभ हैं, पुरानी स्कैंडिनेवियाई भाषा में रचनाएं हैं, और हमारे पास वे सभी नवीनताएं हैं जो कोपेनहेगन हमें हर साल भेजता है। आप अपनी 8000 पुस्तकें कहाँ रखते हैं? मेरी बात के लिए, ओह मिस्टर लिडेनब्रोक, वे पूरे देश में हैं। इस बर्फीले क्षेत्र में हम अध्ययन के शौकीन हैं। ऐसा कोई किसान या मछुआरा नहीं है जो पढ़ नहीं सकता और नहीं पढ़ता है। हमारा सिद्धांत है कि किताबें लोहे की जाली के पीछे सड़ने के बजाय कई पाठकों की नज़रों के सामने घिस जानी चाहिए। इसलिए इन खंडों को एक से दूसरे में पास किया जाता है, बार बार पढ़ा जाता है, बार बार संदर्भित किया जाता है, और अक्सर ऐसा होता है कि वे 1 या 2 साल की अनुपस्थिति के बाद ही अपनी अलमारियों में वापस आ पाते हैं। और इस बीच मेरे चाचा ने कुछ द्वेषपूर्ण स्वर में कहा, अजनबी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? विदेशियों के पास घर पर ही पुस्तकालय होते हैं, और मेहनतकश लोगों के लिए पहली अनिवार्यता यह है कि वे शिक्षित हों। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि पढ़ने का शौक आइसलैंड के लोगों के खून में है। 1816 में हमने एक समृद्ध साहित्यिक समाज की स्थापना की। विद्वान अजनबी इसके सदस्य बनकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह ऐसी किताबें प्रकाशित करता है जो हमारे साथी देशवासियों को शिक्षित करती हैं और देश की बहुत बड़ी सेवा करती हैं। यदि आप इसके संगत सदस्य बनने के लिए सहमत होंगे, हीर लिडेनब्रोक, तो आप हमें बहुत खुशी देंगे। मेरे चाचा, जो पहले ही लगभग 100 विद्वान समितियों में शामिल हो चुके थे, ने इसे बहुत विनम्रता से स्वीकार किया, जिसने स्पष्टतः एम. फ्रेडरिक्सन को प्रभावित किया। अब उन्होंने कहा, क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि मुझे बताएं कि आप हमारे पुस्तकालय में कौन सी पुस्तकें ढूंढना चाहते हैं और शायद मैं आपको उनसे परामर्श करने में सक्षम बना सकूं। मेरे चाचा की नज़रें मेरी ओर मिली। वे झिझके। ये सीधा सवाल मामले की जड़ तक पहुंच गया, लेकिन एक पल सोचने के बाद उन्होंने बोलने का फैसला किया। महाशय फ्रेडरिक्सन, मैं जानना चाहता था कि क्या आपकी प्राचीन पुस्तकों में से आपके पास अर्ने सक्नुसेम की कोई रचना है? अर्ने सक्नुसेम, रेकजाविक के प्रोफेसर ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है 16वीं सदी के विद्वान, प्रकृतिवादी, रसायनज्ञ और यात्री। अभी तो आइसलैंडिक साहित्य और विज्ञान की महिमा में से एक। यही वह आदमी है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, निस्संदेह, और जिसका साहस उसकी प्रतिभा के बराबर था। मैं देख रहा हूँ कि आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। मेरे चाचा अपने हीरो का ऐसा वर्णन सुनकर खुशी से झूम उठे। वे मिस्टर फ्रेडरिक्सन के चेहरे को निहारने लगे। अच्छा, वह चिल्लाया, उसकी कृतियाँ कहाँ हैं? उसके काम हमारे पास नहीं हैं। क्या आइसलैंड में नहीं? वे न तो आइसलैंड में हैं और न ही कहीं और। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्ने सक्नुसेम को विधर्म के लिए सताया गया था और 1573 में उनकी पुस्तकों को आम जल्लाद के हाथों जला दिया गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे चाचा ने प्राकृतिक इतिहास के प्रोफेसर की बड़ी बदनामी पर चिल्लाया। क्या? वह चिल्लाया। हाँ हाँ, अब ये सब स्पष्ट हो गया है। अब ये सब उजागर हो गया है, और मैं समझता हूँ कि क्यों सक्नुसेम को इंडेक्स एक्सपर्जेटोरियस में डाल दिया गया था,
और अपनी प्रतिभा द्वारा की गई खोजों को छिपाने के लिए मजबूर किया गया था, वह रहस्य को एक समझ से परे क्रिप्टोग्राम में दफनाने के लिए बाध्य हुआ था। क्या रहस्य? एम फ्रेडरिक्सन ने चौंकते हुए पूछा। ओह, बस एक रहस्य जो मेरे चाचा हकलाए। हमारे मेजबान ने पूछा, क्या आपके पास कोई निजी दस्तावेज है? नहीं, मैं तो बस एक केस की कल्पना कर रहा था। ओह, बहुत बढ़िया, एम फ्रेडरिक्सन ने उत्तर दिया, जो इतने दयालु थे कि उन्होंने अपने मित्र की शर्मिंदगी को देखते हुए इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे द्वीप को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप इसकी कुछ खनिज संपदा को नहीं देख लेते। निश्चित रूप से, मेरे चाचा ने उत्तर दिया, लेकिन मैं थोड़ा देर से आया हूँ, या मुझसे पहले कोई और यहाँ नहीं आया था। हाँ, श्री लीडेनब्रोक एम ओलाफसेन और पोवेलसेन के परिश्रम, राजा के आदेश से आगे बढ़ाए गए। ट्रॉयल के शोध एम गैमार्ड और रॉबर्ट का फ्रांसीसी कोर्वेटला रिचेर्चे पर वैज्ञानिक मिशन 5 और हाल ही में राइन हॉटेंस में आए वैज्ञानिकों के अवलोकनों ने आइसलैंड के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि की है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। क्या आपको ऐसा लगता है? मेरे चाचा ने बहुत विनम्र दिखने का नाटक करते हुए कहा और अपनी आंखों से झलकती जिज्ञासा को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। ओह, हाँ, अध्ययन के लिए कितने पहाड़, ग्लेशियर और ज्वालामुखी हैं, जो अभी तक अपूर्ण रूप से ज्ञात हैं। फिर आगे बढ़े बिना, क्षितिज में वह पहाड़, वह स्निफिल्स है। आह, मेरे चाचा ने यथासंभव शांत भाव से कहा, क्या वह स्निफिल्स है? हाँ, ये सबसे अजीब ज्वालामुखियों में से एक है, और जिसके गड्ढे पर शायद ही कभी कोई गया हो। क्या ये विलुप्त हो गया है? हाँ, 500 साल से भी ज्यादा। ठीक है, मेरे चाचा ने उत्तर दिया, जो अपने आप को हवा में उछलने से रोकने के लिए अपने पैरों को आपस में जकड़ रहे थे। यही वह जगह है जहां मैं अपना भूवैज्ञानिक अध्ययन शुरू करना चाहता हूं, वहां उस सफल पर फैसल, आप इसे क्या कहते हैं? स्नोफेल्स, उत्कृष्ट एम फ्रेडरिक्सन ने उत्तर दिया। बातचीत का ये हिस्सा लैटिन में था, मैंने इसके हर शब्द को समझ लिया था, और मैं अपने चाचा को हर अंग और हर चेहरे पर उमड़ते उत्साह और संतुष्टि को दबाने की कोशिश करते हुए देखकर अपनी खुशी को मुश्किल से छिपा पाया। उन्होंने सादगी का एक मासूम सा भाव दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह एक शैतानी मुस्कान की तरह लग रहा था। हाँ, उसने कहा, तुम्हारे शब्द ही मेरा फैसला करेंगे। हम उस स्निफिल्स पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, शायद हम उसके गड्ढे में अपना अध्ययन भी जारी रख सकें। मुझे बहुत खेद है, एम फ्रेडरिक्सन ने कहा, कि मेरी व्यस्तताएं मुझे अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं देंगी, अन्यथा मैं स्वयं आपके साथ आनंद और लाभ दोनों के साथ आता। ओह, नहीं, नहीं, मेरे चाचा ने बहुत उत्साह से उत्तर दिया, हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे, मिस्टर फ्रेडरिक्सन। फिर भी, मैं आपको पूरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की संगति बहुत उपयोगी होती, लेकिन आपके पेशे के कर्तव्य। मुझे ये सोचकर खुशी हुई कि हमारे मेजबान अपनी आइसलैंडिक आत्मा की मासूमियत के कारण मेरे चाचा की पारदर्शी चालाकियों के प्रति अंधे थे। मैं उस ज्वालामुखी से आपकी शुरुआत को बहुत पसंद करता हूँ, मिस्टर लिडेनब्रॉक। आप दिलचस्प अवलोकनों की एक फसल इकट्ठा करेंगे। लेकिन मुझे बताएं, आप स्निफिल्स प्रायद्वीप तक कैसे पहुंचने की उम्मीद करते हैं? समुद्र के रास्ते, खाड़ी को पार करके। ये सबसे सीधा रास्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह असंभव है। क्यों? क्योंकि रेकजाविक में हमारे पास एक भी नाव नहीं है। तुम्हारा ऐसा कहने का मतलब नहीं है। आपको तट के किनारे किनारे जमीन के रास्ते जाना होगा। ये लंबा होगा, लेकिन ज्यादा दिलचस्प होगा। ठीक है, अब मुझे एक गाइड ढूंढना होगा। मेरे पास आपको देने के लिए एक है, एक सुरक्षित, बुद्धिमान आदमी। हाँ, उस प्रायद्वीप का निवासी है। वो एक ईडडाउन शिकारी है और बहुत चतुर है। वह डेनिश भाषा बहुत अच्छी तरह बोलता है। मैं उसे कब देख सकता हूँ? कल, अगर तुम चाहो तो। आज क्यों नहीं? क्योंकि वह कल तक यहाँ नहीं आएगा। तो फिर कल, मेरे चाचा ने आह भरते हुए कहा। यह महत्वपूर्ण बातचीत कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गई, जिसमें जर्मन ने आइसलैंडिक प्रोफेसर को गर्मजोशी से आभार व्यक्त किया।
इस रात्रिभोज में मेरे चाचा ने अन्य बातों के अलावा महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए थे, जैसे कि सक्नुसेम का इतिहास, रहस्यमय दस्तावेज का कारण कि उनके मेजबान उनके अभियान में उनके साथ नहीं होंगे और अगले ही दिन एक गाइड उनका इंतजार कर रहा होगा।